Hello everyone, welcome again to our YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Sani. So in today's video we will be covering chapter 4, that is what books and burials tell us. तो बेसिकली आज हमारी फोर्थ क्लास होगी जो कि हमने हमारी सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री की वो शुरू की हुई है और आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में जो कि चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ताकि हमारी इस सीरीज़ में एक लर्निंग की कंटिन्यूटी बनी रहे और हम पास्ट वाला भी रिवाइज़ करते रहें जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। तो पिछली क्लास में हमने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने हड़प्पा की स्टोरी जानी थी, कैसे हड़प्पन साइट्स जो है कब डिस्कवर हुई। हड़प्पन साइट्स के जो सिटीज़ जो मिली हैं हड़प्पन सिटीज़, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में हमने जाना था। जैसे वो सिटीज़ जो है 2 या 3 पार्ट में डिवाइडेड होती थी। एक छोटा हिस्सा होता था बट बड़ा था, हायर था। एक बड़ा हिस्सा होता था जो कि लोअर था, है ना। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो सिटाडेल जो वेस्टर्न वाले हिस्से को बोलते थे, वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स हमने देखी थी। जैसे हमने मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ हमने देखा था। फिर हमने उन सिटीज़ की इलेबोरेट जो प्लानिंग उस टाइम पे हुई थी उसके बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कैसे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड मैनर में जो है वो लेआउट की हुई हैं। फिर हमने वहाँ की सिटीज़ की जो लाइफ थी उनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर वो लोग क्या क्राफ्ट मेकिंग जो करते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो और हमने ये भी देखा था कि कुछ काम ऐसे थे जो स्पेशलिस्ट का ही काम हुआ करता था, जैसे कटिंग स्टोन, है ना। तो इस तरह से हमने उनकी जो है क्राफ्ट के बारे में जाना था। फिर हमने देखा था कि क्राफ्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, रॉ मटेरियल कुछ वहाँ पे लोकली अवेलेबल था बट जो नहीं था, जैसे जैसे हमारा टिन हो गया या फिर कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्रीशियस स्टोन है, ये जो है अलग अलग हिस्सों से इंपोर्ट किया जाता था। फिर हमने देखा था कि वहाँ के लोगों का फूड हैबिट्स क्या थी, है ना। वो एनिमल रियरिंग करते थे कि नहीं करते थे, वो हमने जाना था। फिर हमने गुजरात के 2 टाउन धोलावीरा और लोथल के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था सील्स क्या होती हैं, सीलिंग क्या होती है। और फिर हमने ये देखा था कि एंड में कि कैसे हड़प्पन साइट एकदम से वैनिश हो जाती हैं। उसके अलग अलग रीज़न जो दिए गए हैं बट अभी तक हम किसी एक सिंगल पॉइंट कंक्लूजन पे नहीं आ पाए हैं वाई द सिटी वैनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा पिछला चैप्टर था। तो आज हम जो है बेसिकली अपना अगला चैप्टर 4 शुरू करते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि जो बुक्स हैं या फिर बुरियल्स हमें अलग अलग साइड से पाए गए हैं वो हमें क्या बताते हैं या किस किस ओर इशारा करते हैं, उनसे हमें पास्ट के बारे में क्या जानने को मिलता है। तो बेसिकली ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने वेदास के बारे में तो सुन ही रखा होगा। हमें ये पता है कि हमारे 4 वेदा हैं, ऋग्वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेदास हैं और ये भी पता है जो ऋग्वेदा है वो सबसे पुराना वेदा है, जो कि 3500 साल पहले जो है कंपोज किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। अब ऋग्वेदा में क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ हेम्स हैं। हमने देखा है, आगे अब पढ़ेंगे डिटेल में, 1028 हाइम्स जो हैं वो ऋग्वेदा में हैं, जो कि ऋषि मुनियों ने कंपोज की हुई हैं। ठीक है, अब जो ये हाइम्स हैं इनको सुक्ता या फिर वेल सेड इनको कहा जाता है। ये जो हाइम्स हैं वो गॉड, देवी देवताओं की प्रेज में ये हाइम्स जो है वो कंपोज की गई हैं। क्लियर है। तो जो उस टाइम के गॉड या फिर गोडेसेस होते थे, 3 इम्पोर्टेंट गॉड होते थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। अग्नि जो फायर गॉड ऑफ फायर थे, इंद्र एक वॉरियर गॉड थे, योद्धा गॉड थे, और सोमा बेसिकली एक प्लांट जिससे कि एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनाई जाती थी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट गॉड थे जिनके बारे में, जिनके प्रेज में जो है हिम्स जो है वो कंपोज की गई हैं और जो ऋग्वेदा में मेंशनड है। ठीक है, तो जो प्राइस्ट होते थे, प्राइस्ट बेसिकली सिखाते थे स्टूडेंट्स को कि कैसे ये जो हाइम्स हैं
उन हाइम्स को कैसे सुनाना है या फिर याद रखना है विद, जिसमें कि सिलेबल, वर्ड और सेंटेंस पे पूरा ध्यान दिया जाता था, और बिट बाय बिट कैसे इसको सुनाना है और इसको याद रखना है, ये जनरली प्राइस्ड होते थे, वो स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। क्योंकि उस टाइम में क्या था कि ये जो है जो वेदास होते थे वो बेसिकली सुन सुन के ही बेसिकली आते थे। रिटन कुछ लिखने का नहीं था, कुछ तो सिस्टम नहीं था, तो वो रिसाइट और हियर करके ही जनरली वो उसको याद रखते थे। फिर बाद में जाके ये कहीं राइटिंग्स में आई हैं, फिर प्रिंट हुई हैं, वो अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइम्स जो उस टाइम पे कंपोज हुई थी, जो ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, ये बेसिकली ये टॉट एंड लर्नड बाय मैन, इसको आदमी मैन ही सिखाते थे या फिर सीखते थे, है ना। मतलब इन्होंने कंपोज किया है, बट इफ़ यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन ऑल्सो। जो कंपोजिशन हुआ है हैम्स का वो जनरली मैन द्वारा ही हुआ है, बट वुमेन ने भी इनको कंपोज किया है। जो ऋग्वेदा है, जो ऋग्वेदा है वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ओल्ड और वैदिक संस्कृत में जो है वो लिखी गई थी। वैदिक संस्कृत में है, मतलब जो कंपोजिशन हुआ था ऋग्वेदा का वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत जिसको हम बोलते हैं उसमें हुआ था, जो कि आज प्रेजेंट डे जो संस्कृत है जो स्कूलों में सिखाई जाती है या जो संस्कृत जो यूज़ होती है वो उससे काफ़ी अलग है। तो जो ऋग्वेदा है वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत में कंपोज्ड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे संस्कृत विच वी लर्न इन स्कूल्स एंड विच वी यूज़ इन ओके। तो आजकल हम देखते हैं जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक उठा लेते हैं, ये बुक्स बेसिकली रिटन है और प्रिंटेड हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। जो ऋग्वेदा है वो जो पहले रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड, जो ऋग्वेदा था उसको या तो सुना जाता था या फिर सुनाया जाता था, इसी से उसको याद रखा जाता था। पढ़ना नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ लिखा ही नहीं हुआ था, है ना। तो इसलिए पढ़ने का ऋग्वेदा का नहीं था, वो या तो सुन के या फिर सुना के ही उसको मेमोराइज़ किया जाता था। और मेमोराइज़ करने का तरीका जो है प्राइस्ड सिखाते थे स्टूडेंट्स को, कैसे इसको बिट बाय बिट सिलेबल को, वर्ड को और सेंटेंस को याद रखना है। ठीक है, फिर काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद इसको फर्स्ट टाइम जो है जब फर्स्ट टाइम कंपोज हुई थी 3500 ईयर्स को कंपोज हुई थी विदाउट राइटिंग। ओके, कंपोज हो गई। फिर इसके अराउंड काफ़ी सेंचुरीज़ बाद जो है इसको प्रिंट किया गया 2000 ईयर्स को। पहले तो क्या है कि उसकी काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद इसको लिखा गया, और 200 साल पहले जो है इसको फिर प्रिंट किया गया। पहले तो ऐसे ही चल रहा था, फिर काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद इसको लिखा गया और 200 साल पहले इसको कंपोज किया गया। अब जो संस्कृत है और अदर लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये वो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो संस्कृत बेसिकली एक एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन। बेसिकली हम 4 लैंग्वेजेस की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें से एक है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन फैमिली जो है लैंग्वेजेस की, संस्कृत जो है उसी का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इस फैमिली ऑफ लैंग्वेज जो कि इंडो यूरोपियन एक फैमिली है, इसमें संस्कृत के अलावा काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज़ हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी हैं, ये तो इंडियन लैंग्वेजेस है। कुछ एशियन लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन है, या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इंडियन लैंग्वेजेस होगी, काफ़ी एशियन लैंग्वेजेस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है, अब इनको हम फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं या फिर उनके मीनिंग कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे संस्कृत में मात्र कहते हैं, मात्र मतलब
मातृ का मतलब संस्कृत में, हिंदी में माँ का मतलब और इंग्लिश में मदर का मतलब सेम होता है ना। मातृ, माँ, मदर, माँ और मदर सेम है, बट माँ हिंदी में है, मदर इंग्लिश में। सिमिलरली मातृ संस्कृत में है बट मीनिंग सेम है। तो इसीलिए फैमिली इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ओरिजिनल वर्ड्स थे वो कॉमन थे, है ना। बट बाद में फिर लैंग्वेज जब अलग अलग बनी तो इनके वर्ड्स भी अलग अलग हुए, बट इनके जो ओरिजिनल वर्ड्स है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये थी हमारी वन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन। इसके अलावा जो सेकंड हमारी है वो है तिब्बतो बर्मन। ठीक है, तिब्बतो बर्मन। अब जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरी भाषा बोली जाती हैं, जैसे जो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में हैं, जैसे असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये वाले एरियाज़ में जो लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली का हिस्सा हैं। ठीक है, वन इज़ इंडो यूरोपियन, सेकंड तिब्बतो बर्मन। थर्ड आता है फिर हमारी द्रविडियन फैमिली, जो कि जनरली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, जो साउथ इंडिया में जो बोली जाती हैं, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये हमारे द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का हिस्सा हैं। तो इंडो यूरोपियन, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन फैमिली। दैन फोर्थ आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक हमारी फोर्थ फैमिली है। जैसे जो झारखंड के जो ट्राइबल एरियाज़ में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, या फिर सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, जनरली ट्राइबल्स जो बोलते हैं इन एरियाज़ के, वो हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का हिस्सा है। तो हमारी चार फैमिली हैं लैंग्वेजेस की। इंडो यूरोपियन जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंडो यूरोपियन है नंबर 1, नंबर 2 तिब्बतो बर्मन फैमिली, नंबर 3 द्रविडियन फैमिली, एंड नंबर 4 ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, तो अब जो है हिस्टोरियन, हम ये जानेंगे कि भाई हिस्टोरियन ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं, है ना, कैसे स्टडी करके उन्होंने पास्ट के बारे में हमें बताया। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, जो पास्ट के बारे में हमें कैसे जानने को मिलता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या होता है कि पास्ट में जो साइट्स डिस्कवर हुई हैं, उनसे जो एविडेंसेस मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं बिल्डिंग्स के, ऑब्जेक्ट्स के, उनको स्टडी करके वो पास्ट के बारे में बताते हैं। हमने ये भी देखा था कि वो बुक्स या फिर एपिक्स पोएम्स को भी स्टडी करके पास्ट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, जो रिटन सोर्स है, मतलब बुक्स या फिर एपिक्स पोएम जो लिखा हुआ है, उनको एग्जामिन करना, उनको स्टडी करके भी जो है पास्ट के बारे में हिस्टोरियन ने हमें बताने की कोशिश की है। वही हम देखेंगे अभी, ऋग्वेदा से कैसे हिस्टोरियन ने पास्ट के बारे में जाना है। अब जो ऋग्वेदा में हमने देखा था कि जो है हाइम्स हैं वहाँ पे, है ना, जो वो हाइम्स हैं वो डायलॉग की फॉर्म में है, मतलब दो दो आदमियों के बीच में डायलॉग जब होता है उसकी फॉर्म में वो हाइम्स मोस्टली हैं। तो उनमें से एक जो हाइम है, वो एक डायलॉग है जो कि विश्वामित्र एक सेज थे और दो रिवर्स, ब्यास एंड सतलुज, इनके बीच का एक हाइम्स है ना। जो ब्यास और सतलुज थी वो गोडेसेस थी जिनकी उस टाइम पे पूजा की जाती थी। तो विश्वामित्र और दो रिवर्स ब्यास और सतलुज के बीच का जो डायलॉग था उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई हिस्टोरियन ने कैसे इन ये हाइम्स की स्टडी करके जो है वो अच्छे से। तो विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, like two shining cows that lick their cows. You move like chariot to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. Rivers कहती हैं, we who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। वो बोलते हैं कि भाई जब हम जो हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, जो उसका पाथ जो है वो हमने नहीं डिसाइड किया, ये गॉड ने डिसाइड किया है। जब हम एक बार उसमें बहना शुरू कर देती हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता है, इसलिए आप हमें हमारी प्रे क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं उनको, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी,
द सिंगर who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axles so that we can cross safely. तो वो कहते हैं कि भाई हम बहुत दूर से आए हैं, तो आप अपना जो रिवर्स का जो वाटर है हमारे चैरियट्स के जो पहिए होते हैं उनसे ऊपर मत लेके जाना, ताकि हम आपको रिवर को सेफली जो है क्रॉस कर सकें. द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली. कहती है ठीक है, हम आपकी प्रेयर को स्वीकार करते हैं ताकि आप जो है सुरक्षित जो है रिवर को क्रॉस कर सके. बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक हाइम्स है ना, जो है विश्वामित्र रिवर से प्रे करता है कि हमें रिवर क्रॉस करनी है, तो आप अपना जो फ्लो है वो हमारे चैरियट जो उसके व्हील से ऊपर मत लेके जाइए, एक्सेल से ऊपर मत लेके जाइए, ताकि हम सेफली क्रॉस कर सकें. तो वही इनिशियली रिवर्स बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, फिर बाद में वो एग्री हो जाती हैं और जो है उनकी प्रेयर को स्वीकार कर लेती हैं. तो ये वन ऑफ द हाइम्स हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है. तो इससे अभी हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरियन ने जो है पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की है. तो सबसे पहले हमें ये इससे पता चलता है कि जो ये हाइम्स हैं वो ऐसे एरिया में कंपोज की गई हैं जहाँ पे ये दो रिवर्स फ्लो करती हैं. ब्यास और सतलुज कहाँ पे फ़्लो करती है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में फ़्लो करती हैं. तो ये उस एरिया में कंपोज की गई थी, इससे ये पता चलता है. दूसरा ये पता चलता है जो सेज है वो एक ऐसी सोसाइटी में रहता था जहाँ पे हॉर्सेस और काउज जो है वो इम्पोर्टेंट एनिमल्स होते थे, इसलिए वो जो है यहाँ पे हॉर्सेस और काऊ का जो है उसने मेंशन किया है. ठीक है, दो चीज़ हो गई, एक तो प्लेस जहाँ पे वो रिवर फ्लो करती थी, दूसरा सेज ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हॉर्सेस घोड़े और काऊ की जो है उनको इम्पोर्टेंट एनिमल जो है वो माना जाता था. दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउ. इसीलिए उन दो रिवर्स को हॉर्सेस और काउ के साथ जो है कंपेयर किया गया है. अदर रिवर्स स्पेशली इंडस या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सरस्वती, उनका भी जो है हाइम्स में मेंशन्ड है. गंगा और यमुना के बारे में सिर्फ एक एक बार जो है वो मेंशन है. तो बेसिकली हमें हेम्स पढ़ के पास्ट के बारे में ये पता चलता है कि भाई जो ये ऋग्वेदा है वो कौन से एरिया में कंपोज हुआ था, और जो सेज है वो जो है कैसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हाउसेस और काउस को इम्पोर्टेंट एनिमल्स माना जाता था. इसके अलावा काफ़ी रिवर्स अलग हैं, जैसे इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरी, सरस्वती, गंगा एंड यमुना, इनका भी जो ऋग्वेदा की जो हाइम्स है उनमें मेंशन्ड है. ठीक है, तो इस तरह से जो है ऋग्वेदा से जो है हिस्टोरियन ने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की है, और कैसे ऋग्वेदा के हाइम्स को उन्होंने स्टडी किया वो इसमें बताया गया है. ठीक है, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स नॉट पेयर, इट्स प्रेयर, PRAYER, प्रेयर्स. ठीक है, अब जो है काफ़ी सारी जो प्रेयर्स थी वो कैटल्स के लिए थी, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन में खासकर लड़कों के लिए. एंड हॉर्सेस आर फाउंड इन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में जो राइम्स हैं जो कि प्रेज में थी वो कैटल की प्रेज में, चिल्ड्रन ताकि लड़कों की प्राप्ति के लिए या फिर घोड़ों के लिए प्रेजेस जो है ऋग्वेदा में पाई जाती हैं. जो हॉर्सेस हैं उनको चैरियट्स के साथ बैटल्स में यूज़ किया जाता था, चैरियट्स पे बांध के उनको यूज़ किया जाता था, है ना. और जो बैटल्स होती थी वो जो है कैटल्स के लिए होती थी पहले. कैटल्स के साथ साथ लैंड के लिए भी जो है कैटल फाइट बैटल होती थी. मोस्टली कैटल को कैप्चर करने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो कैटल है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल होती थी उसकी वेल्थ उतनी ज़्यादा होती थी. कैटल को एज ए वेल्थ के तौर पे देखा जाता था. ठीक है, इसके अलावा जो है लैंड के लिए भी जो है बैटल्स लड़ी जाती थी, क्योंकि लैंड से जो है आप पैश्योर उस पर ग्रो कर सकते हो या फिर क्रॉप्स आप उस पर उगा सकते हो, जैसे बारले की इंपॉर्टेंट क्रॉप होती थी. तो कैटल और लैंड के लिए जनरली होता था. इसके अलावा वाटर और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी जो है बैटल्स जो है वो लड़ी जाती थी. ठीक है, अब जो वेल्थ बैटल से इकट्ठा होती थी, मिलती थी, उसमें से कुछ लीडर्स अपने पास रख लेते थे,
कुछ वो प्राइस्ड को दे देते थे और जो बाकी बचती थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब जो कुछ वेल्थ है उसको वो रखते थे ताकि वो सेक्रीफाइसेस या फिर यजनास को जो है वो परफॉर्म किया जा सके, और उस वेल्थ को जो है वो यजना के टाइम जो है अग्नि में आहुति उसकी दे सके या फिर अग्नि को जो है भेंट कर सके, उसके लिए कुछ वेल्थ को रख लिया जाता था। और जो ये फायर में जो देती थी वो जनरली गॉड और गॉडेसेस के लिए वो वेल्थ होती थी। आप देखोगे जनरली जब भी आज भी जो घरों में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उनमें आप देखोगे आप हम अग्नि में आहुति देते हैं, हम अग्नि में अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स जो है वो ऑफ़र करते हैं। वो जनरली हम गॉड्स और गॉडेसेस के लिए वो ऑफरिंग करते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, जो वेल्थ इकट्ठा होती थी उसमें से कुछ वेल्थ जो है ये जनाज में सेक्रीफाइसेस में यूज़ की जाती थी। और ऑफरिंग में क्या क्या आता है, घी आता है, ग्रेन आता है, और कुछ केसेस में एनिमल्स भी आता है। ठीक है। अब जो है वॉर जो बैटल जो होती थी उनमें मोस्टली मैन जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। इसमें रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, बट वहाँ पे जो है असेंबलीज़ हुआ करती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और जो है वॉर और पीस के मैटर को जो है डिस्कस किया करते थे। रेगुलर आर्मी नहीं थी, है ना, बट लोगों की असेंबली होती थी, लोग उस असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे और वॉर और पीस के मैटर को डिस्कस करते थे। ठीक है। इसके अलावा वो अपने उन असेंबलीज़ में अपने लीडर्स को भी चूज़ करते थे। लीडर जो जनरली ऐसे लोगों को चूज़ा जाता था जो बहादुर या फिर स्किलफुल वॉरियर्स हो, उनको जो है लीडर चुना जाता था। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के जो है लीडर घोषित कर दिया और इसी के हिसाब से आगे से काम होगा, ऐसा नहीं होता था। जो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स थे उन्हीं को जनरली असेंबलीज़ में लीडर चुना जाता था। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि जो लोग थे या फिर कम्युनिटीज़ थे उनको किन वर्ड से जो है जनरली पुकारा जाता था या फिर जाना जाता था। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे वो क्या काम करते हैं, काम के हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर जिस जगह वो रहते थे उसके हिसाब से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनकी उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम उनको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही पास्ट में जिनका मेंशन है, दो ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे। एक प्राइस्ट होते थे जिनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। तो ब्राह्मण जो होते थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे हैं, और दूसरी जो ग्रुप था उसको राजा कहते थे हम। तो एक प्राइस्ट और एक राजा, ब्राह्मण भी कहते थे प्राइस्ट को, और एक राजा। अब जो राजा जो बाद में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर अभी जैसे मिडिवल हिस्ट्री में, या फिर जो है मौर्य पीरियड के, गुप्ता पीरियड की बात हम करेंगे, उस टाइम में जो राजास के बारे में हम पढ़ेंगे वो इन राजा से अलग थे। क्योंकि इन राजाओं के पास जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके पास ना तो कोई कैपिटल सिटीज़ थी, ना आर्मीज़ थी रेगुलर आर्मी, ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। बट ये सारे फीचर्स बाद वाले राजाओं में हमें देखने को मिलते हैं। वो आर्मीज़ मेंटेन करते थे, उनकी कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी, उनके पैलेसेस हुआ करते थे, और वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट करते थे ताकि अपने आर्मीज़ को वो पे कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि इनके जो सन होते थे वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे राजा को, क्योंकि हमने देखा असेंबलीज़ में वो ऐसे लोगों को लीडर चुनते थे जो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। बट बाद वाले राजाओं में हम देखने को मिलते हैं कि जो उनके लड़के सन होते थे, लड़के जो उनके होते थे वही सक्सीड करते हैं। हेरिडेटरी सक्सेशन हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी या फिर पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड हैं जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं। एक है जाना, ठीक है, JANA, जो कि हम आज भी हिंदी या फिर अदर लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, जना। और दूसरा है विश। दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो किसी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स कम्युनिटी को एज ए होल डिस्क्राइब करने के लिए ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे वैश्य जो वर्ड है वो विश से निकलता है। जैसे काफ़ी सारे जना या फिर जिनका मेंशन है नाम से वो हम देखते हैं। जैसे पुरुजना या फिर पुरोविश, दोनों का मतलब एक ही है। भारता जना या भारताविश, यदुजना या फिर यदुविश,
है ना, या सो ऑन। तो 2 वर्ड है बेसिकली, जना और विश, जिससे लोगों या फिर कम्युनिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जो जिन लोगों ने, हमने देखा था कि ऋषिज ने जनरली ये हाइम्स को जो है कंपोज किया है, वो अपने आप को आर्यास कहते थे, है ना, अपने आप को आर्यास कहते थे। और जो उनके ओपोनेंट्स होते थे उनको दासा या फिर दस्यूस। दासास कौन होते थे? जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे। ये जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वाला पीरियड हम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्यस जो है वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, उनके ऑपोजिट जो जो नहीं परफॉर्म करते थे और जो अलग अलग भाषा में बात करते थे उनको दासाज या फिर दस्यूस उनको कहा जाता था। आज के टाइम में जो दासा है या फिर जो फेमिनाइन दास है, उनका मतलब होता है स्लेव, है ना। स्लेव में वेमेन भी होती थी और मैन भी होते थे। जनरली जिनको वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था मैन वेमेन को, वो स्लेव्स हो जाती थी। और वो स्लेव जो है अपने ओनर्स की प्रॉपर्टी होती थी। उनके ओनर जो कुछ भी चाहे वो उनके साथ जो है वो कर सकते थे, ठीक है। जो ऋग्वेदा था वो हमें पता है जैसे रिवर्स का मेंशन है, इंडस, ब्यास, सतलुज। तो हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया में जो है कंपोज हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि ये इकलौती डेवलपमेंट है उस टाइम की जो हो रही थी। इसके अलावा भी सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी। उनमें से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है मेगालिथ के बारे में जानना, जो कि साउदर्न इंडिया और अलग अलग हिस्सों में हो रहा था। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। मेगालिथ जैसे हमें नाम से ही पता चलता है, मेगा मीन्स बिग और लिथ मीन्स स्टोन, बिग स्टोन, और द स्टोन बाउल्डर्स, इनको हम मेगालिथ कहते हैं। अब लोग जो हैं इन मेगालिथ को जो है बुरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज़ करते थे और इनको साइट्स पे केयरफुली अरेंज करते थे। बुरियल साइट्स होते हैं जहाँ पे डेड पर्सन को जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, उसको बरी कर दिया जाता था, उनको बुरियल साइट्स कहते हैं। तो उनको मार्क करने के लिए मेगालिथ वो लोग यूज़ करते थे। अब जो ये प्रैक्टिस है कि बुरियल साइट्स को मेगालिथ से मार्क करना, ये प्रैक्टिस जो है अराउंड 3000 ईयर्स अगो जो है वो शुरू हुई थी। और ये दक्कन वाले एरिया में, साउथ इंडिया वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वाले एरिया में जो है प्रिवलेंट थी, ठीक है। मेगालिथ जो है हमें सरफेस के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्या होता था कि जैसे ज़मीन का हिस्सा है, यहाँ पे अगर किसी को गाड़ दिया, गड्ढा खोद के, तो यहाँ पे वो जो है बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे ताकि ये साइट्स का पता चल सके। इनको मेगालिथ कहते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस के ऊपर भी देखने को मिलती हैं और जो है अंडरग्राउंड भी देखने को मिलती हैं। अब कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को जो है इन बुरियल साइट्स के आसपास जो है स्टोन के सर्कल्स भी देखने को मिले हैं। सिंगल स्टोन या फिर खड़ा कर दिया ग्राउंड के ऊपर, जैसे हम दिखा रहा हूँ, या तो इसके चारों ओर से ऐसे सर्कल बना दिया स्टोन्स का। जैसे अगर मैं प्लान में देखूँ, ये मेरा लैंड है ना, यहाँ ये बुरियल साइट है, तो ये पत्थर के सर्कल बना दिए। या फिर जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि बड़े बड़े पत्थर जो है उसके ऊपर गाड़ दिए, ताकि मार्क किया जा सके कि यस यही वो बुरियल साइट है। ये जो पत्थर होते थे मेगालिथ, ये एक इंडिकेशन का काम करते थे कि भाई इसके नीचे जो है बुरियल साइट्स हैं, ठीक है। तो जो ये बुरियल साइट्स होते थे इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते थे। कॉमन फीचर क्या थे? इनमें जो डेड पर्सन को जो बरी किया जाता था वो डिस्टिंक्टिव पॉट्स के साथ बरी किया जाता था। उनको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट होते थे, उन पर डिज़ाइन होता था ब्लैक एंड रेड वेयर में, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर उन डेड पर्सन के साथ बरी कर दिए जाते थे, जो कि एक कॉमन फीचर है बरियल साइट्स का। इसके अलावा टूल्स एंड वेपन्स जो कि आयरन के बने होते थे, या फिर हॉर्सेस की स्केलेटन, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, ये भी जो है डेड पर्सन के साथ बरी कर दिया जाता था। क्या क्या? वेपन्स, स्केलेटन, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भाई सोशल डिफरेंसेस कुछ थे कि नहीं थे, वो सब हम थोड़ा सा जानेंगे कि मतलब डिफरेंश सोसाइटी जो है वो कॉमन थी या फिर सोसाइटी में डिफरेंसेस थे। जैसे हमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट
आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये था कि जो जनरली डेड पर्सन के साथ जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे वो उस डेड पर्सन से ही बिलोंग करते थे, है ना। और अगर एक ग्रेव में, कई बार ऐसा भी होता था कि एक ग्रेव में एक से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। जैसे ब्रह्मगिरी में हमें देखने को मिलता है एक स्केलेटन के साथ जो है 33 गोल्ड बीड्स देखने पाई गई हैं, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। तो ऐसा नहीं है कि एक डेड पर्सन के साथ एक ही ऑब्जेक्ट वो बरी करते थे, एक डेड पर्सन के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी वो लोग बरी कर देते थे। जैसे वन ऑफ ब्रह्मगिरी जो बरियल साइट्स है वहाँ पे उसमें पाया गया है। ठीक है। तो तो कुछ स्केलेटन्स के साथ ही पोर्ट्स हुआ कर, ऐसे नहीं कि सारे स्केलेटन के साथ पोर्ट देखने को मिला है, कुछ स्केलेटन्स के साथ ही जो है पोर्ट पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस थे स्टेटस को लेके, है ना। जैसे कुछ जो अमीर लोग हैं उनमें जैसे ये इतने सारे आइटम इस ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं तो प्रोबेबली रिच पर्सन होगा, और जिसके साथ एक भी पोर्ट नहीं है और एक सिंगल छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो मे बी पुअर पर्सन होगा, है ना। तो ये इन जो ऑब्जेक्ट्स डेड पर्सन के साथ बरी किए हुए पाए गए हैं उनसे उनको एग्ज़ामिन करके उनको स्टडी करके ये पता चलता है कि जो सोसाइटी में स्टेटस डिफरेंस था, कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ चीफ होते थे, मुखिया होते थे, बाकी उनके फॉलोवर्स होते थे, है ना। तो ये हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है। अब ये कि भाई जो फैमिलीज़ के लोग होते थे उनको एक ही जगह पे बरी किया जाता था या फिर अलग अलग जगह पे बरी किया जाता था, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो मेगालिथ होते थे, कई बार मेगालिथ्स में जो बुरियल साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गाड़ दिया करते थे मेगालिथ्स, वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन भी पाए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई एक फैमिली के मेंबर को ही जो है एक ही जगह पे जो है वो बरी कर दिया जाता था, है ना। अब इनकी जो बॉडीज़ होती थी वो बाद में जो है, ऐसा तो है नहीं कि सारे फैमिली मेम्बर एक साथ ही मर गए, जो लोग बाद में मरे उनको सेम साइट पे लाके जो है वो पोर्ट होल्स के थ्रू उनमें बरी कर दिया जाता था उनको। ठीक है। अब उनको जो है स्टोन सर्कल्स या फिर बाउल्डर उनके ऊपर प्लेस कर दिया जाता था ताकि वो साइन पोस्ट का काम करे, जैसे हमने पहले भी देखा है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उस बुरियल साइट्स को, ताकि बाद में वो सेम साइट्स पे आके जो है उनको जब भी वो आना चाहें वो आ सकते थे और सेम जगह उनको बरी कर सकते थे। जैसे भाई अगर घर में 4 मेंबर है सपोज़, अगर कोई एक जो मरता है तो उसको एक एक जगह पे उसको बरी कर दिया जाता था और उसको मेगालिथ से एक स्पेशल साइन पोस्ट दे दिया जाता था, ताकि बाद में जो सेकंड थर्ड और फोर्थ मेंबर भी मरेगा उनको भी वहीं लाके जो है उसी में पोर्ट होल्स के थ्रू उसी सेम बुरियल साइट पे उनको बरी कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये हमें जनरली ये भी पाया गया है कि ये फैमिली के मेंबर्स को एक ही बुरियल साइट्स पे बरी किया जाता था। ठीक है। एक स्पेशल बुरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनाम गांव। बेसिकली ये साउथ इंडिया में कर्नाटका वाले रीजन में ये एरिया है, उसकी एक स्टोरी है ये है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनाम गांव बेसिकली एक साइट है जो कि घोड़ रिवर के ऊपर है। घोड़ रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कर्नाटका वाले रीजन में है। तो इसकी जो स्टोरी इसकी एक बुरियल साइट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि 3600 टू 2700 ईयर्स एगो के बीच वाली है। जनरली जो है अडल्ट्स को जो है ग्राउंड के अंदर बरी किया जाता था स्ट्रेट, है ना, और उनका हेड जो है नॉर्थ की तरफ होता था। ठीक है। अडल्ट्स को ग्राउंड के अंदर बरी किया जाता था स्ट्रेट, उनको लेटा के, और उनका हेड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होता था। बट जो है बुरियल जो है ये भी कई बार हमें जो बुरियल साइट्स हैं वो घर के अंदर भी जो हैं पाई गई हैं, और जो है उनके साथ जो है कंटेन वेसल्स में फूड और वाटर जो है वो रख दिया जाता था डेड पर्सन के साथ। तो एक तो ये वाला फीचर हो गया हमें जहाँ पे स्ट्रेट ले करते थे और हेड को नॉर्थ की तरफ लगा के। दूसरा, घर के अंदर भी बुरियल साइट्स अपने को देखने को मिली हैं जहाँ पे डेड पर्सन के साथ फूड और वाटर वो रख देते थे। ठीक है।
तो एक एक बुरियल साइट पाई गई है जो कि एक लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार में घर के 5 रूम्ड हाउस के कोर्टयार्ड में ही वो पाई गई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट। एक बुरियल साइट में बेसिकली क्या है कि घर में ही 5 रूम्ड हाउसेस है, उसके कोर्टयार्ड में ही एक बड़ी बुरियल साइट पाई है जहाँ पे 4 लेग्ड क्ले जार में, ठीक है, उसमें बरी किया गया था जो कि घर के सेंटर में ही था। ठीक है, तो उस हाउस में, जो कि एक बड़ा हाउस भी है उस साइट का, वहाँ पे एक ग्रैनरी भी थी, है ना। और जो बॉडी उस बुरियल साइट में, जो कोर्टयार्ड में जो गाड़ी हुई थी, वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी। पहले हमने देखा था कि स्ट्रेट उनको बरी किया जाता था, बट इस स्पेशल जो बुरियल साइट के बारे में हमें जाना है, कोर्टयार्ड में जो थी, वो उसमें क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बॉडीज़ को बरी किया जाता था। ठीक है, अब स्केलेटन से हम क्या स्केलेटन हमें क्या बताते हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बॉक्स में दी गई इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो जनरली गर्ल और बॉय की जो स्केलेटन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ये स्केलेटन किसका है, मेल का है या फीमेल का है, तो वो क्या करते थे, वो जो हिस्टोरियंस है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट है, वो ये देखते थे कि भाई डेड बॉडी के साथ ज्वेलरी है क्या। अगर ज्वेलरी होती तो ये मान लिया जाता था कि वो वुमेन की होती थी जनरली। बट पहले क्या होता था कि पहले के लोग, आदमी और औरतें दोनों जो है, वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे। तो इसलिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि भाई ऑर्नामेंट से किस बोल पाना कि भाई ये वुमेन का है या मैन का है, वो उतना सही नहीं होगा। तो फिर क्या करते थे, दूसरा स्केलेटन के सेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे बोन स्ट्रक्चर देख के। अब जनरली जो वेमेन होते हैं उनका जो हिप एरिया होता है, पेल्विक एरिया, वो बड़ा होता है ताकि वो चाइल्ड को बियर कर सके। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करके स्केलेटन से वो आइडिया लगाते थे कि ये जो स्केलेटन है वो वुमेन का है या फिर मैन का है। ठीक है, अब जो ये डिस्टिंक्शन हम देख रहे हैं कि हिप और पेल्विक एरिया बड़ा होता है, जो प्रेजेंट डे जो मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ हैं उनसे हमें ये सब पता चला है, और उन्हीं को रेफरेंस मान के हम पुराने वाले स्केलेटन्स को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि भाई ये वुमेन का है या फिर मैन का है। ठीक है, अब 2000 साल पहले जो है, एक भारत में एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम चरक था। उसने एक मेडिसिन पे बुक लिखी थी, चरक संहिता। उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, जो कि आज की जो प्रेजेंट जो मॉडर्न एनाटॉमी है, जो कि स्केलेटन की स्टडी करती है, वो बताती है कि 200 ही बोन होती हैं। बट उन्होंने 2000 साल पहले अपनी बुक में, चरक संहिता में, लिखा था कि भाई 360 360 बोन्स होती हैं, जो कि प्रेजेंट डे नंबर से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चरक ने जो 360 बोन्स के बारे में जो बताया हुआ है, वो बेसिकली काउंटिंग करके टिथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डीज इनको बोलते हैं, बोन्स। तो उनको स्टडी करके वो अपने कंक्लूजन पे आया कि यस, ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं ऑक्यूपेशन क्या थे उस इनाम गांव में। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे क्रॉप्स के जो हैं सीड्स मिले हैं, जैसे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। इससे ये हम कह सकते हैं कि ये वहाँ के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते थे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, क्योंकि हमें मल्टीपल क्रॉप्स के वहाँ पे सीड्स मिले हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। सेकंड, वहाँ पे जो एनिमल्स की बोन जो पाई गई हैं, उन बोन्स पे हमें कट मार्क के निशान कट मार्क देखने को मिलते हैं, जिससे ये हम कह सकते हैं कि भाई एनिमल को एज ए फूड सोर्स के रूप में, एज ए फूड यूज़ किया जाता था, इसलिए उनकी बोन्स पे जो है कट मार्क के निशान पाए गए हैं। ठीक है, अब जो ये एनिमल्स थे, इनमें कैटल थी, बफेलो, गॉट, शेप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांभर,
स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप हेयर, काफ़ी सारे इसमें थे। ये हम देख सकते हैं एनिमल्स थे जिनको वो एज ए फूड सोर्स यूज़ करते थे। इसके अलावा जो है फ्रूट्स के भी एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, जैसे आंवला, बेर, जामुन, डेट्स एंड वेराइटीज ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फूड गैदरिंग एंड हंटिंग वाज द ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो इतना ही था। इसके अलावा जो बुक में एल्सवेयर, मतलब हम सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और उस टाइम पीरियड में, जिस जो पीरियड हमने ये पढ़ा, उस पीरियड में बाकी जगह पे वर्ल्ड में क्या हो रहा था उसके बारे में एक छोटा सा दिया होता है एल्सवेयर में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि अराउंड 3500 ईयर्स अगो चाइना में राइटिंग के फर्स्ट एविडेंस जो हैं वो पाए गए थे। ये एनिमल बोन्स के ऊपर राइटिंग्स होती थी। इनको ओरेकल बोन्स कहा जाता था क्योंकि इनके ज़रिए जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना किया जाता था उस टाइम पे। तो क्या होता है, जनरली किंग्स जो है उन बोन्स पे स्क्राइब्स द्वारा क्वेश्चंस लिखवा देते थे, जैसे कि क्या वो बैटल जीतेंगे, या फिर क्या उनका हार्वेस्ट अच्छा होगा, या फिर क्या उनको बेटा होगा। ऐसे क्वेश्चन वो बोन्स पे लिखवा देते थे। फिर क्या करते थे, उन बोन को जो है फायर में रख देते थे और वो बोन्स क्रैक हो जाती थी। और वो फिर बाद में जो फ्यूचर टेलर्स होते हैं या फॉर्चून टेलर्स जो होते हैं, वो उन क्रैक्स को स्टडी करके जो है वो प्रेडिक्ट करते थे कि भाई फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो राइटिंग के एविडेंसेस हमें बॉन्स पे, एनिमल बॉन्स पे पाए गए हैं। अब जो है इसमें कुछ कई बार सही भी होता था, वो कई बार जो है वहाँ पे गलतियाँ भी होती थी। जो किंग्स होते थे वो पैलेसेस में रहते थे, सिटीज़ में रहते थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी वेल्थ जो है इकट्ठा कर रखी थी, जिसमें ब्रॉन्ज़ वेसल्स भी, डेकोरेटेड ब्रॉन्ज़ वेसल्स भी पाए गए हैं। जब हालांकि उनको जो है आयरन का यूज़ करना नहीं पता था। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, बेसिकली पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल आर स्क्वायर पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं उस पर आपको अपडेट मिल जाए और आप उस वीडियो से बेनिफिट हो सकें। अभी तो बच्चों हम जो है ये 4th चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 5th चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।